स्केलर प्रोजेक्शन की एग्जांपल के अंदर हम एक ब्लॉक को कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है और वो फोर्स क्या करती है, वो उस ब्लॉक को कुछ डिस्टेंस तक मूव कराती है। मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिएगा। ये लेट अस अज्यूम दैट कि आपके सामने एक ब्लॉक है। जब हम इस ब्लॉक को क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स क्या करती है, इसको मूव करती है। अब वो मूव करा रही है, जैसे अज्यूम करें कि फोर्स तो इस तरह से अमल कर रही है बट वो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रही है। यानी वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो है हॉरिजॉन्टल, जबकि फोर्स इसके साथ कोई एंगल बना रही है थीटा। जब ये इसके साथ कोई एंगल थीटा बना रही होगी तो हम फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो कि मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। यानी वो कंपोनेंट फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ऐसा देखने के लिए हम ये करते हैं कि एफ से एक स्केलर प्रोजेक्शन को ड्रॉप करते हैं। अब हमें पता है कि ये दरअसल एक वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का, जिसको लिखा जाएगा एफ वाई, और ये बराबर होता है किसके, एफ साइन थीटा के। बट एक फोर्स का ऐसा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी है, और वो इसको सपोर्ट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब फोर्स लगाई गई है तो फोर्स को क्या कर रही है, फोर्स दरअसल उस बॉडी को मूव करा रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करा रही है, इसका मतलब फोर्स का जो मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट है वो दरअसल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अब हम इसमें से वर्क डन को निकाल सकते हैं। इफेक्टिव कंपोनेंट यानी एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। तो इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि अगर मैं वर्क को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वर्क को फाइंड आउट करने के लिए मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या कि मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ स्केलर प्रोजेक्शन। किसका स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। तो एफ का डी के ऊपर जो स्केलर प्रोजेक्शन है वो फाइंड आउट कर लें। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको भी पता है कि ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ख़त्म हो जाएंगे, जबकि एफ का डी के ऊपर जो स्केलर प्रोजेक्शन होगा वो होता है एफ कॉस थीटा के बराबर। मज़ीद लिखेंगे तो ये बनेगा डी मल्टीप्लाइड बाय एफ कॉस थीटा, या अगर इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आती है इसकी एग्जाम्पल। उसके अलावा जो आती हैं वो इसकी हैं प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्केलर प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो दरअसल हम उसकी फ़िज़िकल, जैसे ही हमने उसकी डेफिनेशन एक पढ़ी थी, यानी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, वहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने ये बताया था आपको कि होता ये है कि अगर आप यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आता है ए बी इंटू कॉस थीटा। बट अगर आप कहते हैं कि इसका उल्टा, यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो फिर आंसर आता है बी ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अगर बी ए की जगह पे मैं दोबारा से इसको ए बी कॉस थीटा लिख देता हूँ तो ऐसा करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि ए बी या बी ए, ये क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन मौजूद नहीं होती, इसलिए इनको चेंज करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 6 ही आएगा। बट अगर उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो फिर भी आंसर वही रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे चाहे आप ए डॉट बी कर देते हैं या फिर आप बी डॉट ए ले लेते हैं, ऐसा करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या करता है, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसके ऊपर होल्ड करता है। मतलब ये है कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, ये आपस में बराबर होते हैं। क्या मतलब, यानी आप डाउनवर्ड में लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ऐसा करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जब ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो क्या होगा,
परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो आप निकालेंगे ए डॉट पी। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये आंसर आएगा ए बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अगर कॉस 90 हो गया तो हमें पता है कि कॉस 90 पे तो होता है ज़ीरो। इट मीन्स दैट द आंसर बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के बराबर होगी। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कुछ और रिजल्ट्स भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं। हमें एक बात का पता है कि हमने तीन तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं, और वो कौन कौन सी हमें पता है। अलोंग द एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई यूनिट वेक्टर। अलोंग द वाई एक्सिस जिस यूनिट वेक्टर को यूज़ किया जाता है वो होता है जे यूनिट वेक्टर। और अलोंग द जी एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के यूनिट वेक्टर। एंड दीज थ्री यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज ये हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। लेकिन पता तो ये चल गई बात हमें कि ये आई जे और के तीन ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे इट मीन्स दैट जैसे ऊपर वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आ रहा है, सेम हेयर यहाँ पे आई जे और के जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। हम इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इधर डाउनवर्ड में आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आई यूनिट वेक्टर फर्स्ट मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू द कॉज ऑफ इंक्लूडेड एंगल, वो तो 90 के बराबर है। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर है। इट मीन्स दैट इसका आंसर भी 1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, बट कॉज 90 है तो कॉज 90 पे होता है 0। देन देयर मल्टीपल बिकम्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आई डॉट जे निकालें तो वो 0 के बराबर है। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये इससे भी आगे जारी रहेगी। कैसे? अभी हमने निकाला है कि आई और जे इन दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इसको उलटने पर, यानी इनको उल्टा करने पर जो आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए, वो दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे होल्ड करते हैं। इट मीन्स दैट आई डॉट जे हो जाए या जे डॉट आई हो जाए, इन दोनों का आंसर होगा सेम। सेम हेयर यहाँ पे अगर मैं आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर भी निकाल लेता हूँ वो भी 0 के, तो के यूनिट वेक्टर डॉट आई निकालें वो भी 0 के बराबर ही होगा। इन द सेम वे अगर मैं जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर निकालूं उसका आंसर भी 0, या फिर के यूनिट वेक्टर डॉट जे भी निकाल लूं तब भी 0 के ही बराबर होगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अभी हमने कहा कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, बट अगर एक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो है 0 डिग्री के बराबर। तो देख लेते हैं हम कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी। तो हम यहाँ से करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी इंटू कॉस थीटा, विच विल बिकम्स इक्वल्स टू। अब हमें पता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो होता है 0। देन cos 0, ये भी मालूम है कि cos 0 पे होता है 1। देन देयर प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में होंगे क्या, पैरेलल, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका आंसर मैक्सिमम होगा। अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता कि ये मैक्सिमम है। तो हम कहते हैं कि हम एक बात जानते हैं कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। इसका मतलब कॉस की जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो उस वक्त डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, यानी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अदरवाइज अगर वो 0 हो जाता है, यानी कॉस किसी एंगल यानी जैसे 90 पे 0 हो जाता है, तो उस वक्त डॉट प्रोडक्ट मिनिमम में चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जो पहले आंसर निकला हुआ है वो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम है, जबकि अभी निकलने वाला जो आंसर है वो है मैक्सिमम। अभी इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसी को यूज़ करते हुए अब हम डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स के केस में भी लेकर के चलने वाले हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमने पढ़ा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा या ए बी मैक्सिमम आता है।
सेम हेयर अभी हम निकालने जा रहे हैं कि अगर एक आई यूनिट वेक्टर की ही आई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली जाए तो क्या होगा। तो हम कहते हैं आई यूनिट वेक्टर यानी फर्स्ट का मैग्नीट्यूड और सेकंड भी क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, सेकंड का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉज और कॉज की जगह पे आएगा 0 आगे। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई और आई मतलब सेम ही है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हुए। अगर पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। देन cos 0 बिकम्स इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 1 आने पर टोटल आंसर 1 हो जाएगा। अगर ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है कि अगर आप आई यूनिट वेक्टर की आई यूनिट वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। लेकिन जवाब सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा बल्कि इससे आगे भी चलेगा। कैसे? जस्ट आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर का आंसर ही 1 के बराबर नहीं होता बल्कि जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर उसका आंसर भी 1 होगा। सेम हेयर के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर जो है उसका आंसर भी 1 के ही बराबर होगा।